बताइए जरा कि शहर की राजनीति जो है वो किस दिशा में जा रही है और क्या भाजपा सत्ता में तो है, लेकिन जो जवाबदेही भाजपा की होनी चाहिए वो जवाबदेही कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि मिसिंग दिखाई दे रही है? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के काउंसलर्स का जो व्यवहार है वो टोटली इनडिसिप्लिनरी है। वो एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं है। ये जो फार्मूला है 60-40 वाला, जी, डीसी वहां से आएगा, होम सेक्रेटरी यहाँ से आएगा, फलाना एसएसपी वहां से आएगा, हमारी अपनी एग्जिस्टेंस है। ये व्यवस्था बंद होनी चाहिए। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं वो रखना चाहते जी। वो किसी चीज के लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाना चाहते। 227 करोड़ के एजेंडे वाली बात है, उसके अंदर जो अफसर इन्वॉल्व है, भाजपा पारदर्शिता के लिए जानी जाती है, ऐसा दावा करते हैं भाजपा वाले। तो मैं एक चीज लोगों के लिए पूछना चाहता हूं कि क्या अब इसमें कार्रवाई होगी? अब बबला जी को कोई खरीद सकता है, मैं नहीं समझ सकता। पर आपको लगता नहीं कि ये जनता के साथ तो धोखा है, बहुत तगड़ा धोखा है? कह रहा हूं तो दल बदल कानून लाइए ना, जब तक मेरे को छूट है। सर कौन लाएगा? ये तो पार्टी आपकी सत्ता में है जी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपकी है सर। मैं कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, ऐसी चीजें कोई आज विषय नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो हमारी 12 साल से जी, ये तो पहले उससे पहले भी होता रहा जी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की उस प्रोविजन के कारण से है। तो ये जितनी मर्जी हम बातें करते रहे, मैं खुद मेयर रहा हूँ, उस कारण से मुझे पता है कि 5 साल होना चाहिए। और ये शहर की सड़कें टूटी पड़ी हैं, शहर बदहाल हुआ है, शहर की बहुत बुरे हाल है। जो 5 लाख का शहर बसा था जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे, उसके बाद शहर वैसा का वैसा ही है, उसके अंदर कोई बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुए। कुछ आपने प्रोजेक्ट गिनाए हैं, तो उस प्रोजेक्टों के अलावा अगर आप देखो तो बहुत बड़ा सुधार शहर के अंदर नहीं। 1 लाख से ऊपर आबादी का शहर पे बर्डन है जी। ये मैं समझता हूँ कि एक टेक्निकल वजह है, इसके पीछे वो जरूर रही होगी, ऑफिसर से कुछ कमी है, इसको इम्प्रूव करना चाहिए। जी, जो एक युवा है वो कहीं ना कहीं नाराज है, जो शिक्षक, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं उनमें जबरदस्त आक्रोश है। यंग जनरेशन आज की कह लीजिए जी। अगर ये बीजेपी के प्रति आक्रोशित होता तो आज मोदी जी को इतना भारी समर्थन पूरे देश भर में और स्टेट्स में ना मिलता। अपने आप को ईमानदार बताने वाली पार्टी, अपने आप को जो है बिल्कुल पारदर्शी बताने वाली पार्टी के राज में अगर मंदिरों के अंदर ही चंदा चोरी होने लग जाए या इस तरह के प्रकरण होने लगे, भ्रष्टाचार के मामले सामने आने लगे, तो फिर ईमानदारी कहाँ रहेगी? तो बहुत दुर्भाग्य। मैं राम मंदिर पद से जुड़ा रहा हूँ, लेकिन उसके लिए कोई पार्टी जिम्मेवार नहीं जी, कुछ व्यक्ति जिम्मेवार हैं। और जो लोग करप्शन करते रहे, आज जो मुलायम सिंह ने क्या किया, लालू यादव चारा घोटाले में अंदर गए, वही लोग सोनिया गांधी और अपना राहुल गांधी तो बेल पे हैं जी। विरोध कीजिए जी, लेकिन आप पत्थर बरसाएंगे, पुलिस के लोग इंजर्ड हुए जी। मैं समझता हूँ कि ये विरोध बिल्कुल ढंग से उसमें होना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो किसी और, तो आपको अपना कैडर को इस तरीके से मोबिलाइज करना चाहिए और उसका ख्याल रखना चाहिए। और ये सरकार ओपन माइंडेड है जी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, ये तो डर गए जी, ये तो झुक गए जी, ये ऐसी बातें बचकानी। वो लोग हमसे ज्यादा जागरूक हैं जी, वो लोग हमसे ज्यादा समझते हैं, तो वो उसमें नहीं आने वाले जी, क्योंकि आपने आज तक अपने आप को प्रूव ही नहीं किया। आपको सिर्फ आपके अंदर एक दर्द है कि मैं प्रधानमंत्री क्यों नहीं हूं, मेरा तो मेरे वंश में है प्रधानमंत्री। अर्थ प्रकाश के दर्शकों को नमस्कार। हम एक बार फिर शहर की महत्वपूर्ण हस्ती को अपने साथ स्टूडियो में लेकर आए हैं, और वो हस्ती है भाजपा चंडीगढ़ के पूर्व प्रधान अरुण सूद। उनसे चंडीगढ़ के मुद्दों पर और राष्ट्रीय और प्रादेशिक मुद्दों पर बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से जो है शहर की राजनीति जो है किस दिशा में जा रही है और क्या कुछ जो है चल रहा है फिलहाल। सूद साहब, बताइए जरा कि शहर की राजनीति जो है वो किस दिशा में जा रही है और क्या भाजपा सत्ता में तो है, लेकिन जो जवाबदेही भाजपा की होनी चाहिए वो जवाबदेही कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि मिसिंग दिखाई दे रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। अगर
भाजपा हमेशा से काफी देर से नगर निगम में भी सत्ता में है जी। उसमें जो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जवाबदेही है, वो अच्छे से निभाती है। एक दो वादों को छोड़ दें तो कई बारी हो जाता है, कई बारी छोटी मोटी चूक इंसान से होती है, लेकिन अल्टीमेटली जो शहर के लिए, क्योंकि बेसिकली भाजपा की सोच में ही ये है जी कि हमें शहर का विकास करना है। जी। आज पूरे देश भर में, चंडीगढ़ में नहीं, पूरे देश भर में लगभग 90% से ऊपर मेयर जो हैं जी पूरे देश भर के, वो बीजेपी से। जी। लोग ट्रस्ट करते हैं कि लोकल गवर्नमेंट में जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं वो भाजपा के काउंसलर्स और भाजपा के मेयर ही अच्छे तरीके से पूरा कर पाते हैं। और जब जब भी कांग्रेस जो रही है या कोई अन्य पार्टियां रही हैं, उनको उतनी वो कह लो कि कंसंट्रेशन के साथ या उतनी निष्ठा के साथ वो चीजें नहीं कर पाते। लेकिन बीजेपी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा से निभाई है, पारदर्शिता से काम किया, लोगों के प्रति अपनी जवाबदेही रखी है। जी। लेकिन अगर हम शहर की सड़कों की बात करें, भाजपा के मेयर हैं और सत्तासीन भाजपा काफी देर से है, तो आपको नहीं लगता कि ऐसे हालात कभी भी नहीं थे? सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। अभी पीछे जो स्टॉर्म सीवर के हालात देखे, एक बारिश, ऐसी बारिश हुई कि उसके अंदर पूरा शहर ही एक तरह से तहस नहस हो गया। चारों तरफ पानी पानी दिखाई दे रहा था, सड़कें टूट गई, पाइपलाइन टूट गए नीचे से। क्या है ये सारा? नहीं, इसके पीछे अगर आप टेक्निकली जाएंगे, जी मान लीजिए आप बाथरूम में नहा रहे हैं जी, आप एक मग्गा पानी का डालते हैं जी तो वो तुरंत निकल जाता है। जी। आप वही बाथरूम में आप बड़ी बाल्टी जो है वो एकदम से उड़ेल दीजिए तो वो कहीं ना कहीं वाटर लॉगिंग होती है, धीरे धीरे करके पानी निकलता है। जो शहर की रोड गलियां हैं, मैं मेयर भी रहा हूँ, इस कारण से मुझे ये सब चीज़ों के बारे में ज्ञान है। मैंने इस चीज़ को काफ़ी स्टडी की है। चंडीगढ़ जो है वो 5 लाख आबादी के लिए बनाया गया था जी। आज चंडीगढ़ की अपनी आबादी लगभग 13.5 लाख से ऊपर है जी। और जो ट्राई सिटी की या और आउटस्कर्ट्स पे जो भी सैटेलाइट टाउन्स हैं, उनका भी बर्डन जो है 30 लाख से ऊपर आबादी का शहर पे बर्डन है। जी। जो हमारा आप देखेंगे कि जो चंडीगढ़ का आप कह लीजिए कि जहाँ ओपन हैंड है, सेक्रेटरीट वाला एरिया से लेके नीचे साउथ तक जो है वो 100 फुट की ढलान है। ओके। ये पता नहीं लगता है किसी को, 100 फुट का फर्क है। तो सारा पानी सदर्न सेक्टर्स की तरफ जाता है। जी। और जो रोड गलीज की कैपेसिटी है वो 120 mm पर आवर बारिश की है। जी। और बारिश होती है 300 mm, जी। 250 mm। जी। तो इस कारण से वो कुछ देर के लिए वाटर लॉगिंग, हर साल रोड गली सप्लाईज साफ होती हैं। कई बारी उसमें कोई कमियां भी रह जाती हैं। मैं कहता हूँ कि ऑफिसर्स को इस तरफ बिल्कुल टेक्निकली ध्यान देना चाहिए। करोड़ों रुपए लगा के हर साल जो है बरसात से पहले जो है वो होती है। जी। लेकिन जो वो एक तरीके से जो पिछले दिनों बारिश आई थी जी, वो बारिश एक तरह से नियर बाय कोई क्लाउड ब्रस्ट था, जो इतनी हैवी बारिश आई और जिसकी वजह से लगभग 1 घंटे तक शहर में वाटर लॉगिंग रही। ये मैं समझता हूँ कि एक टेक्निकल वजह है। इसके पीछे वो जरूर रही होगी, ऑफिसर्स की कुछ कमी है, इसको इम्प्रूव करना चाहिए। क्योंकि बेसिकली मेयर साहब ने कल वहाँ हाउस की मीटिंग में भी कहा कि जब बारिश हो रही थी तो मैं ट्रैफिक में फंसा और मैं फिर स्कूटरों में बैठ के जो है निकला। जी। लेकिन हमारे एसडीओ जेई जो उस वक्त फील्ड में जाना चाहिए, कहाँ पे जल भराव हो रहा है उसको निकालना चाहिए, ये करना चाहिए। जी। लोगों को दिक्कतें बहुत आई, बहुत सारी चीजें। अब मेरा बेटा क्लास कोचिंग लेने जाता है एमबीए की आर्ट सेक्टर में, वो नहीं जा पाया। जी। ऐसे बहुत सारे लोगों को जो है बहुत सारी दिक्कतें आई। लेकिन इसकी वजह मैं समझता हूँ कि लापरवाही या कहीं ना कहीं काम की वजह नहीं है, इसकी वजह वो हैवी रेन है। जी। प्रशासनिक स्तर पे अगर हम देखें तो आपको नहीं लगता, सत्ता तो भाजपा के पास है, लेकिन जो प्रशासनिक स्तर पे जो है भाजपा लगातार फेल हो रही है? क्योंकि ये स्थिति कोई इसी बार की बारिश में नहीं है। स्टॉर्म सीवर वाली स्थिति या और जो स्थितियां, सड़कों के हालात है जो आप देख रहे हो, शायद आपको भी एक अंदाजा लग रहा होगा कि मैंने तो अपनी जिंदगी में यहाँ चंडीगढ़ के अंदर ऐसे हालात नहीं देखे, इतनी टूटी हुई सड़कें कभी नहीं देखी। नहीं, मैंने आपको फिर वही बात मैं रिपीट करता हूँ, शहर पे 5 लाख पे शहर पे बने पे अगर आप 30 लाख का बर्डन होगा जी, उसके बाद शहर पे जो है वो अपना जो रोड गलियां हैं जी, बेसिकली फॉल्ट उसी में है कि उनकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए एक प्रयास करना चाहिए। जी।
पानी आ जाता है, पानी आगे नहीं जा रहा, चो सारी भर जाती हैं ऊपर तक, आपने चो वाइडन नहीं की। तो इस कारण से जो उसके इंजीनियर्स को ये सोचना चाहिए, और शहर के, मैं समझता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पर ये चीजें जो है डिसाइड होनी चाहिए कि बारिश तो आजकल जिस तरह से मौसम जो है अनप्रडिक्टेबल है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी इतना ज्यादा कि आप सह नहीं सकते। तो जो शहर में 3 चो निकलती हैं, उनको कैसे जो है उनको वाइडन किया जाए, उनको जो है उनकी हर सीजन में जो है वो रेत निकाली जाए और डीसिल्टिंग की जाए और रोड गलियों की कैपेसिटी को बढ़ाया जाए जी। तो ये एक परमानेंट सोल्यूशन है। इसमें ये कोई राजनीतिक या एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं है, टेक्निकली इंजीनियरों के लेवल पे बैठ के शहर को दुरुस्त करने की। जो अफसर है प्रशासन के, आपको नहीं लगता कि जो सत्तासीन पार्टी है या उसके नेता हैं जुड़े हुए हैं, जो एक परफॉर्मेंस देना चाहते हैं लेकिन अफसर नहीं सुनते? नहीं, ऐसी बात नहीं है जी, अफसर नहीं सुनते हैं। शहर में काफी अच्छे ऑफिसर्स भी हैं, एक दो को छोड़ दें तो अगर अब उनके बीच में हर व्यक्ति, हर आप किसी वर्ग में देखेंगे, चाहे वो जजेस हैं, वकील हैं, डॉक्टर्स हैं, कहीं ना कहीं ब्लैक शीप्स रहती हैं जी जी। लेकिन नॉर्मली जो है हमारे लिए एक सौभाग्य का और विषय है कि अभी जो पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक हैं जी, गुलाब चंद कटारिया जी, आपने देखा होगा कि इतने एक्टिव होके कभी किसी एडमिनिस्ट्रेटर ने काम नहीं किया जी। वो खुद निकलते हैं, कभी हॉस्पिटल में जाते हैं, कभी रैन बसेरे में जाते हैं जी, खुद वो जाके लोगों की चीजों को दुरुस्त करते हैं, जनता दरबार लगाते हैं। लगातार इतनी आयु के बावजूद भी, जितने सीनियर होने के बावजूद भी वो अपना जो है शहर के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से बता रहे हैं। और जैसा राजा तथा प्रजा जी जी। इस कारण से ऑफिसर्स की भी ये हिम्मत नहीं है कि अगर वो प्रशासक को, उनको ध्यान में है कि कभी भी कहीं पे भी आ जाएंगे और कुछ भी चेकिंग जो है वो चले गए जी, ट्रांसपोर्ट एरिया में चले गए, कभी मंडी में चले गए जी, हर जगह वो खुद जाते हैं और देखते हैं, और अपना ऑफिसर्स को भी फिर उसी कारण से जो है वो एक नीचे तक संदेश जाता है, और वो जा रहा है, ऐसी बात नहीं है जी। कुछ चीजों की कमियां जरूर रहती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसके कारण से जो है, और अभी शहर के मेयर भी जो है वो भी लगातार अपना काम कर रहे हैं जी जी, और हमारे काउंसलर्स भी जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हैं। लेकिन मैं फिर कई चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप राजनीति की बलि चढ़ा देते हैं। कुछ भी इश्यूज पे जो है आप प्रदर्शन, कल वो ये नगर निगम का जो हाउस है वो जो चंडीगढ़ के जो बेसिक एमिनिटीज है उनके विषय को लेकर है जी। आप वहां पे प्ले कार्ड्स लेके आ जाएंगे, राम मंदिर चोरी है, उसका क्या लेना देना जी। तो आप एक सकारात्मक जो है कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन की भी भूमिका, उसमें मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी कमी है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के काउंसलर्स का जो व्यवहार है वो टोटली इनडिसिप्लिनरी है। वो एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही। लेकिन आपने अभी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया की बात करी, तो प्रशासक साहब ने पब्लिक मीटिंग्स के अंदर भी ये कई सवाल खड़े करे, खासतौर से भ्रष्टाचार को लेके। उन्होंने कहा है कि जो इन्फ्लेटेड टेंडर्स जो है लगाए जाते हैं प्रशासन के अफसरों की तरफ से, किसके कहने से लगाए जाते हैं और क्यों लगाए जाते हैं, इस तरह के कई सवाल प्रशासक साहब खुद उठा चुके हैं। तो आपको नहीं लगता कि भ्रष्टाचार ने जो है यहाँ जड़ें जमा लिया पूरी तरह से, चाहे वो नगर निगम हो या प्रशासन के और महकमे हो? देखिए, चंडीगढ़ में जो मैं समझता हूँ कि गुलाब चंद कटारिया जी हैं जी, उनका एक बड़ा वाइड एक्सपीरियंस है जी। वो राजस्थान के गृह मंत्री भी रहे, शिक्षा मंत्री भी रहे, 8 बार वो एमएलए रहे जी। और सबसे बड़ी बात है उनके पास एक तजर्बा है हर फील्ड का, एडमिनिस्ट्रेशन की उनको एक बड़ी अच्छी परख है जी। उसका शहर को लाभ हो रहा है। कोई भी कमी है उसको अगर प्रशासक इंडिकेट कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है और उसमें सुधार होएगा। मैंने कहा कि जब वो ऊपर से तार हिलेंगे तो नीचे तक उसकी जो है झंझनाहट जाती है। जरूर बातें हो रही हैं। अभी एक एजेंडा आया, 16 टेबल पे लाए जाते हैं जी, बिना उनको डिटेल्ड में उनको एक्सप्लेन किए जी, बिना कोई प्रॉपर डिस्कशन के, ब्रेनस्टॉर्मिंग के वो कर दिया। अब मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? कमिश्नर साहब ने एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठाई जी कि ये एजेंडा 227 करोड़ का कैसे आ गया। 1.5 पेज का एजेंडा है जिसमें पंजाब की 29 किलोमीटर की जो पाइपलाइन है, जिसमें कुछ खराबी, कजौली वाटर वर्क्स सेक्टर 39 तक जी,
और वो 227 करोड़ की उसकी रिप्लेसमेंट का एजेंडा था, जी वो 1.5 पेज का, सिर्फ 1.5 भी नहीं, 1.25 पेज का। जी और उसमें भी मैं आपको बताऊं, आप इससे जिस एजेंडा तो ऑफिसर्स बनाते हैं, अपना जब एजेंडा टेबल एजेंडा है उसका जो इंडेक्स था, जी आप देखेंगे कि 16 के 16 टेबल एजेंडों में से 15 एजेंडों के आगे उनका अमाउंट लिखा था इंडेक्स में, इसका अमाउंट नहीं लिखा था। फिर जब एजेंडे वाला वो 1.25 पेज आप खोलते हैं जी तो उसके राइट साइड पे ऊपर पे पहले अमाउंट मेंशन होता है, जी वो अमाउंट भी मेंशन जी लास्ट की कंक्लूडिंग लाइन में कि ये 227 करोड़ रुपए लगेंगे। जी अब बता दीजिए कि ये एसडीओ जेई जब ये बनाया, एक्सियन लेवल तक ये एजेंडा तैयार होता है, एक्सियन के बाद एससी के पास जाता है, एससी के बाद चीफ इंजीनियर के पास जाता है, फिर कमिश्नर के पास जाता है। जी तो टेक्निकली ये चेक करने की किसकी ड्यूटी? कमिश्नर से मेयर के पास भी जाता है। मेयर पास जाता है। मेयर तो टेक्निकली नहीं चेक करता, जी। मेयर तो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देके ये हाउस में रखा जाना है, नहीं रखा जाना, जी रखा। हमने अपनी मेयर पार्टी के मेयर को बोला, जी हमारे बीजेपी के कोर ग्रुप में भी और मेयर जो काउंसलर्स हैं, प्री हाउस मीटिंग में भी ये विषय आया जी कि ये एजेंडे बिल्कुल डिटेल डिस्कस होंगे। उसके बाद भी फिर दोबारा एक जो मिनट्स आए कल की हाउस मीटिंग से पहले सर्कुलेट किए गए, उसमें फिर ये 16 के 16 टेबल एजेंडे पास दिखा दिए गए और एक चिट्ठी इशू कर दी गई कि ये जो है सारे अपने वो एजेंडे जिनको लगता है कि वो ले आए, मे ब्रिंग द और कोई डिस्कशन इफ एनी, कि किसी ने बोलना नहीं तो पास है। तो हमने सख्त स्टैंड लिया। उसी वक्त मेयर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया जी ये सारे एजेंडे जो है नल एंड वॉइड है, नए सिरे से अब इस पे डिस्कशन होगी, पहले डिटेल में लाए जाएंगे। अब 227 करोड़ का उसका 100, 150, 200 पेज की बुकलेट होगी और वो पहले से लाए। अर्जेंसी क्या थी मुझे बताइए। टेबल 3 तरह के एजेंडे होते हैं, एक नॉर्मल एजेंडे जो 72 घंटे पहले आने ताकि आप उसके गो थ्रू हो सके, दूसरा सप्लीमेंट्री एजेंडा, कोई इमरजेंसी मीटिंग से पहले आ गया तो वो भेजा जा सकता है, तीसरा कोई मान लीजिए बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई जी तो उसमें उसी दिन हाउस वाले दिन टेबल पे एजेंडा आता है जी वो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन होता है कि अर्जेंसी है, ये उसी वक्त करना पड़ेगा। तो ऐसे इमरजेंसी की कंडीशन में आते हैं। लेकिन आप एक 227 करोड़ रुपए से एक पाइपलाइन आपको 2, 2.5, 3 साल लगने चेंज होने में, उसमें जी आपको टेबल एजेंडा क्यों लागे? जी यही बात मैं सूद साहब आपसे पूछना चाहता हूँ। आप अपनी बेबाकी के लिए और बिल्कुल स्पष्ट बात साफ गोई से कहने के लिए जाने जाते हो, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये चीज शहर की जनता जाननी चाहती है कि इसके पीछे मोटिव क्या था और कौन लोग इसके पीछे थे? अफसर थे पीछे या अफसरों के भी पीछे कोई एक ताकत थी जो ये करवा रही थी? देखिए, एक तो चीज उस दिन हाउस मीटिंग में क्या हुआ कि 4 बजे तक जी 0 आर चला जी, कोई एजेंडा नहीं लाया गया जी 4 बजे तक 0 आर चला। उसके बाद धीरे धीरे जो एक आधा एजेंडा मेन लिस्ट में था वो हुए, सप्लीमेंट्री पे भी डिस्कशन हुई और उसके बाद कोरम भी पूरा नहीं था जी। मुझे पता लगा कि कुछ लोगों ने फोन कर करके 1-2 काउंसलर्स को बुलाया कि 13 का कोरम पूरा कीजिए और जो है उस वक्त हम, ताकि ये एजेंडे पास कर सके। इसका मतलब कोई ना कोई व्यक्ति वो था जो ये चाहता था ये टेबल एजेंडे निकल जाए, काउंसलर नहीं थे जी। और मेजोरिटी उस वक्त जो काउंसलर बैठे थे, जो आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कह रहे हैं, ये उन्हीं के काउंसलर्स ने पास किया। इसके लिए वोट उन्हीं दोनों पार्टियों ने दिया है। आप वो वीडियो निकाल के देख ले जी, और वही इसको पास कर रहे जी। और रही बात अब उसके बाद जब हमारे संज्ञान में ये बात आई है तो हमने अपने मेयर को स्पष्ट कहा कि ये एजेंडे दोबारा से लाए जाएंगे, पहले तो उसको डिटेल्ड लाइए और फिर इस पे पूरी डिस्कशन करके लाइए। अभी क्या होता है, जब ये एजेंडा मैंने जैसे बताया कि एक्सियन लेवल से लेके कमिश्नर लेवल तक टेक्निकली एडमिनिस्ट्रेटिवली चेक होता है जी। अब जिन्होंने बनाया होगा टेबल एजेंडे की प्रोविजन, मैंने कहा अर्जेंसी है, वो नहीं है और वो डिटेल्ड नहीं है जी। तो आप क्या छुपाना चाहते हो जी, और आप क्यों अभी लाना चाहते हो, सबको पता है जी। उसमें कुछ लोगों ने ये भी कहा कि मिनट्स पास इन एंटीसिपेशन कि अगली हाउस मीटिंग में कंफर्म करने की जरूरत नहीं, बाद वो मिनट्स में नहीं आया। ये चाहते थे कि अभी आज अगस्त का महीना चल रहा है जी, पास हो जाएगा, नवंबर में कोड ऑफ कंडक्ट लग जाने, उसी दौरान ये कर करा के टेंडर, जो एग्जिस्टिंग मेयर हैं उनको जाते 2-3 महीने रह जाने, आते 2-3 महीने किसी को पता नहीं लगता, ये 4-6 महीने में अपनी जो है खिचड़ी पकानी है वो कर लेंगे। मतलब कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले इसको पास करा ले, पास करा के इसका बेनिफिट ले लिया, कर लिया, सब कुछ कर लिया, जो सब
तब तक वो ट्रांजिशन में होगा पीरियड जी एक मेयर जा रहे होंगे एक आ रहे होंगे जी 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 तो जो लोग करप्शन करना चाहते हैं वो लोग ये इसके पीछे मंशा थी जी कि कहीं ना कहीं वो बात ही नहीं होगी नहीं कौन लोग हैं सर ऑफिसर्स ऑफिसर्स यस अच्छा वो भी तो किसी वही के है। इशारे पे काम कर रहे होंगे सर नहीं कार इशारे पे जब अगर काम कर रहे होते तो आज जब ये चीज हुई है जी इसको दोबारा से नल एंड वायर डिक्लेयर करके दोबारा रिव्यू करने की बात कही है जी कल मेयर साहब ने कहा कि 227 कोड का एजेंडा डिटेल्ड लाइए अगली हाउस मीटिंग में जी और उसमें फिर पूरी डेलीवेशन जी जब कोई एजेंडा बनाया जाता है उसमें ये नहीं लिख दिया जाएगा कि ये पाइप है जी इतने किलोमीटर डालनी हम्म पहले वो सारे प्रोजेक्ट की हिस्ट्री दी जाती है कब डली थी कितने की डली थी क्या हुआ अब क्या प्रॉब्लम है वो सारी चीजें डिस्कस होनी थी जी फिर पंजाब गवर्नमेंट से परमिशनें हैं वो एनओसीज वगैरह हो गई हैं क्या है इतना बड़ा प्रोजेक्ट है मैं जब मेयर था तो मैं एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लाया था जो एक से 4 फेस की जो वाटर पाइपलाइन है कजौली से वो जी एडमिनिस्ट्रेशन ने दी थी और कांग्रेस के 15 साल में कभी कोई लाइन नहीं बिछी जी दोनों एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट है चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा के बीच में जिसमें जो है 8 फेस की लाइनों का एग्रीमेंट है उसमें दोनों का चंडीगढ़ जो पानी है जी वो पानी जो है वो चंडीगढ़ को भी मिलता है पंचकूला को भी मिलता है मोहाली को भी मिलता है और चंडी मंदिर को भी मिलता है जी तो वो डिवीजन है तो उसमें दोनों स्टेट गवर्नमेंट की एनओसी चाहिए कांग्रेस की सरकारें थी दोनों स्टेटों में कभी एनओसी नहीं ली शहर को पानी की किल्लत थी आपको याद होगा 2019 से पहले टैंकरों में पानी भर भर के गर्मियों में ऊपर फ्लोर पे पानी नहीं चढ़ता था टैंकरों में पानी भर भर के जाता था आज कम गर्मियों में पूरे प्रेशर के साथ पानी जाता है शहर में कहीं टैंकरों से पानी की सप्लाई नहीं होती ये उसी 29 एमजेडी का पानी जो 5-6 फेज की लाइन मैंने बिछाई जी मैं बादल साहब के पास गया उन्होंने कहा ठीक है मैं देने को तैयार हूँ एनओसी उधर बाई चांस बीजेपी गवर्नमेंट मनोहर लाल खट्टर जी आ गए थे मैं उनसे भी एनओसी लाया जी अपना 300 करोड़ रुपया जो है मैं अरुण जेटली जी से स्पेशल ग्रांट लेके आया जी और वो 2016 में हमने उसको काम शुरू किया 2019 में जो है वो कंप्लीट हुआ और शहर को जो है वो पानी मिला अब 100 साल शहर को पानी की किल्लत नहीं आपने कभी नहीं देखा गंदा पानी जरूर कहीं ना कहीं बात आती है जी पानी प्रेशर से नहीं आ रहा पानी तीसरी मंजिल पे नहीं चढ़ रहा वो कहीं समस्या नहीं है शहर में लेकिन फिर भी बावजूद इसके 24 घंटे पानी का प्रोजेक्ट जो है हाँ। वो भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो भी भ्रष्टाचार के फैलाने के लिए भ्रष्टाचार को फैलाने के लिए लाया गया और वो आगे बढ़ा ही नहीं प्रोजेक्ट उसका तो मेरा ख्याल जितने प्रोजेक्ट के ऊपर ब्याज देना पड़ेगा जो राशि लोन के ऊपर ली थी वो कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पे एक संकट की स्थिति है नगर निगम आज मैं आपके चैनल के माध्यम से जी चंडीगढ़ के लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ जी मैं सन 81 में चंडीगढ़ में आया था जी मैं 5-6वीं क्लास में पढ़ता था जी और सन 81 से लेकर आज लगा लीजिए आप 26 तक 46 साल हो गए मुझे इस शहर में रहते हुए जी मैं बच्चा था आज मेरा बच्चा भी 21 साल का हो गया मेरे फादर यहाँ आए थे 3-3 जनरेशनें शहर की जो है आ गई हैं जी लेकिन आज भी ये जो लड़ाई है ये पंजाब का ये हरियाणा का चंडीगढ़ वालों का है जी चंडीगढ़ की अपनी होंद अपनी एग्जिस्टेंस है जी ये जो फार्मूला है 60-40 वाला जी डीसी वहां से आएगा होम सेक्रेटरी यहाँ से आएगा फलाना एसएसपी वहां से आएगा हमारी अपनी एग्जिस्टेंस है ये व्यवस्था बंद होनी चाहिए बिल्कुल चंडीगढ़ के लोगों को चंडीगढ़ अब हमारा शहर है जी इस बात के लिए खड़े होना पड़ेगा नहीं तो क्या है जी लोग आते थे जी पहले तो कई साल रहते थे अब 3 साल का टर्म होती है वो उनको कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं वो रखना चाहते जी वो किसी चीज के लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाना चाहते जी मैं ये खुलेआम कह रहा हूँ जी बहुत सारे शहर में ऐसे ऑफिसर्स आए हैं या हैं भी कि जिनकी कोई शहर के लिए कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं कोई इनोवेशन नहीं है वो आए अपना टर्म पूरा किया मलाई खाई चलते बने मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ एक पॉजिटिव एग्जांपल बराड़ साहब हैं जो होम सेक्रेटरी जी होम सेक्रेटरी बराड़ साहब डीसी थे यहाँ पे जी वो हरियाणा कैडर के हैं जी लेकिन उनका सारा पढ़ाई सारा बचपन उनका जन्म चंडीगढ़ का है जी
मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ जी। उनको अपने शहर के प्रति प्यार है। उन्होंने शहर को एक इतनी बड़ी सौगात दी थी कि सारा स्टेट ऑफिस जो सबसे करप्ट संस्था थी शहर की उसको ऑनलाइन किया और उस करप्शन को बंद किया। ऐसे स्टेप्स जो है वो तभी होंगे जब वो लोग डिसीजन मेकिंग में होंगे, वो लोग एग्जीक्यूशन में होंगे जिन लोगों को इस शहर से लगाव है। तो इस कारण से मैं समझता हूँ कि आज ये सबसे बड़ी एक कमी यही है कि कोई भी ऑफिसर आएगा जी। अगर उसको इस शहर के बारे में उसका विजन नहीं है, उसकी कोई इनोवेटिव आइडियाज नहीं है, उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है जी। तो इसी प्रकार से ये सब होता रहेगा। जी, लेकिन एक चीज अगर आप देखेंगे, अब ये जो 227 करोड़ के एजेंडे वाली बात है, उसके अंदर जो अफसर इन्वॉल्व हैं, भाजपा पारदर्शिता के लिए जानी जाती है, ऐसा दावा करते हैं भाजपा वाले। तो मैं एक चीज लोगों के लिए पूछना चाहता हूं कि क्या अब इसमें कार्रवाई होगी? मैं हमारी जो प्री हाउस मीटिंग हुई थी जी। प्री हाउस मीटिंग में उस दिन हमारे नॉर्मली नहीं आते, मैं भी नहीं जाता, काउंसलर्स बैठते हैं अध्यक्ष जी के साथ, वो बैठ के, लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा था और हमें लगा कि इस मुद्दे पे जो पुराने प्रेसिडेंट हैं, पुराने मेयर हैं जी, मैं, संजय टंडन जी, चावला जी और हमारे संगठन मंत्री विशेषता वो आए जी। हमने वो देखा कि ये फिर से एजेंडे पास मिनट्स में और ये चिट्ठी निकाल दी कि जिसको ले आने एजेंडे ले आना, डिस्कशन करना इफ एनी है तो कर लेना, नहीं तो फिर पास ही। जी। हमने उसी वक्त एक मेयर साहब से प्रेस नोट इश्यू करवाया कि ये सारे एजेंडे जो हैं जी नल एंड वाइड है, नए सिरे से रखे जाएंगे सदन पे, डिटेल बना के लाए जाएंगे। जी। यही पारदर्शिता की कमिटमेंट है और ये हुआ भी। जी। और एक बात और हमारे संगठन मंत्री जी ने उस वक्त कही कि इसके पीछे जिसने भी ये किया है हम गवर्नर साहब को एक चिट्ठी लिखेंगे कि इसकी पूरी जांच हो। कमिश्नर ने भी डिपार्टमेंटल जांच बैठाई थी जी, जो कमिश्नर साहब ने, हामिद जी ने, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो डिपार्टमेंटल जांच ज्वाइंट कमिश्नर को बैठा दी, साइन हो गया तो सब पे गया था, लीपअप होती है ये कहीं ना कहीं ये वाजिब नहीं है जी। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर से भी ज्यादा जो एडमिनिस्ट्रेटिव में है, ये टेक्निकल जो लोग हैं, जो इंजीनियर्स हैं जी, वो ये जानते हैं, उनको तजर्बा है कई सालों का, कई दशकों का कि किस प्रकार से एजेंडे लाए जाते हैं जी। इसमें देयर इज समथिंग फिशी, कुछ ना कुछ इसमें वो चीज है और हमने ये पारदर्शिता को बरकरार रखने के लिए गवर्नर साहब से ये हम इसकी शिकायत करने जा रहे हैं। कब तक कर रहे हो? वो तो करेंगे, पार्टी के लोग जो हैं जी, वो करेंगे सारा कुछ जी। तो किस तरह की जांच इसके अंदर आप चाहते हो? बिल्कुल पूरी जांच होनी चाहिए कि पहले लेवल से हर व्यक्ति बताए कि ये क्यों करे। पहले तो अर्जेंसी बताएं जी, टेबल एजेंडा एक्ट में प्रोविजन है, आप ला सकते हो जी। 4 काउंसलर साइन करके कोई भी उस वक्त टेबल एजेंडा देंगे तो वो हाउस में टेबल एजेंडे गए जी। आप प्राइवेट में भी रख सकते हो जी और ऑफिसर्स की तरफ से भी आ सकते हैं जी, लेकिन उसके पीछे अर्जेंसी होनी चाहिए। मान लीजिए हाउस के उसी दिन, वो जिस दिन बारिश हुई थी, ये उस दिन होता कि वो कोई सड़कें धस गई हैं, ये हो गया, तो हमें वो जो जैसे एक बहुत बड़ी सड़क धस गई थी जी जी, ऐसे जहां ये टूट गई है पाइपलाइन, तो हमें बिना कोई एजेंडा ला के, कोई एस्टिमेट बना के हमें होता कि ये हमें 50 करोड़ रुपया जो है वो अप्रूव कर देना चाहिए जी, ताकि वो काम इमीडिएटली, नहीं तो रास्ते रुकेंगे जी जी जी। तो ये होता है टेबल एजेंडे की अर्जेंसी कि कोई आपको आपदा आ गई जी 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 जी, लेकिन आपने एक पाइपलाइन चेंज करनी है जो ऑलरेडी है, उसमें लीकेज की प्रॉब्लमें रहती हैं, उसमें क्या अर्जेंसी है, वो एक दिन में क्या चेंज हो जानी है क्या जी। तो ये सारी बातों को ध्यान में रख के गवर्नर साहब इसकी जांच कर। नगर निगम के इलेक्शन जो है बहुत जल्द होने जा रहे हैं शहर के अंदर और उसके लिए जो प्रक्रियाएं मेरा ख्याल जल्द पूरी हो जाएंगी, तो आपको क्या लगता है कि भाजपा की किस तरह की तैयारी है इस चुनाव को लेके? नहीं देखिए, 15 साल 2000 से लेके जब अगर मैं जब से नगर निगम बना है 97 में जी, 97, 98, 99 और 2000 में बीजेपी के मेयर रहे, तब ये इवॉल्विंग थी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ना ज्यादा फंड्स थे, ना ज्यादा रिसोर्सेज थे, स्टाफ भी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से आया था ट्रांसफर होके। 2001 से लेके 2015 तक जी कांग्रेस के मेयर रहे लगातार, बीच में एक अपवाद छोड़ देते तो हरजिंदर कौर जी जी। मैं समझता हूँ कि नगर निगम का बट्टाधार किया है उन्होंने। 2016 में मैं 15 साल बाद बीजेपी का मेयर बन के आया
और लगातार हमने 50 बड़े प्रोजेक्ट, मैंने जो बताया आपको, वो हमने शहर में लेके आए। सारे चीजों को जो नई जो थी प्रगति को हमने नई गति दी, पारदर्शिता का काम किया, ईमानदारी से काम किया, और उसके बाद जनता ने लगातार हमारा समर्थन किया। हम 2016 में बना, 17, 18, 19, 20, 21 को 16 में जब चुनाव हुए, हमने 22 सीटें लड़ी, अकाली दल ने हमारे अलायंस में 4 सीटें लड़ी, हम 22 में से 21 सीटें जीते। ये अपने आप उस चीज में मोहर थी कि बीजेपी के काम को लोगों ने सराहा है। अकाली दल 4 में से सिर्फ 1 सीट जीत पाया। उसके बाद लगातार 5 साल हमारे मेयर हुए, हमने शहर का बजट बताया, स्पेशल ग्रांट्स लेके आए, नए नए चीजों पर शहर को दिए, सारे जो है वो पार्क्स का रख रखाव आप देख लीजिए, बढ़िया हो रहा है। कई बार अपवाद होता है, फिर दोबारा से एक बार में बीच में आम आदमी पार्टी के मेयर आए थे, सब बैंकक्रप्ट कर दिए, सारी चीजों के काम रुक गए, सड़कों के काम रुक गए, हम फिर से ट्रैक पे लेके आए। तो उस कारण से लोगों को पूर्ण विश्वास है। मैंने जैसे कहा 90% शहरों में, देश भर में, चंडीगढ़ में नहीं, 90% से ज्यादा काउंसलर्स, मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर भाजपा से बिलोंग करते हैं। लेकिन चंडीगढ़ का अगर सिनेरियो देखेंगे सर पिछले कुछ साल का, तो वो ये सिनेरियो रहा है कि भाजपा को खरीद फरोख्त की जरूरत क्यों पड़ रही है? नहीं, क्यों उधर से, क्यों दूसरे पार्टियों के तोड़ के जो है अपनी तरफ मिलाने की जरूरत पड़ रही है, और मेयर उसकी थ्रू ही बन रहा है, और एक जो भ्रष्टाचार की नींव है वो रखी जा रही है शहर की। पिछले चंद सालों में, कुछ सालों में ऐसा ही होता रहा है। साजन जी, मैं एक बात इसमें देखिए, देश में दल बदल कानून जो है विधानसभा में और लोकसभा में है, यहाँ नहीं है, लाना चाहिए, खुद कहता हूँ लाना चाहिए, लेकिन ये हर बारी खरीद फरोख्त नहीं होती। मैं आपको फॉर एग्जांपल देता हूँ, 2016 में 4 काउंसलर जो हैं वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए। राजबाला मलिक, शहर की बहुत बड़ी हस्ती, 2 बार मेयर रही, उनके पति एक नामी ग्रामी, ऐसा हुआ करोड़ों अरबोपति एडवोकेट है, उनको कोई खरीद नहीं सकता। सत्य प्रकाश जी, उनको कोई खरीद नहीं सकता। तो उस कश्मीरी देवी जी, क्या अपवाद माने जा सकते हैं? नहीं, ये नहीं। उसके बाद एक तो ये चीज हुई कि वो ठीक है, कुछ डिफरेंसेस होते हैं कुछ इश्यूज पे। अब मान लीजिए बबला जी थे जब इस बार की कारपोरेशन बनी, तो बबला जी अपमानित फील कर रहे थे कांग्रेस में। उनका, सुभाष चावला जी उस वक्त प्रेसिडेंट थे, उनका उस समय टकराव हुआ, वो छोड़ के आए। अब बबला जी को कोई खरीद सकता है? मैं नहीं समझ सकता। पर आपको लगता नहीं कि ये जनता के साथ तो धोखा है, बहुत तगड़ा धोखा है? कह रहा हूँ तो दल बदल कानून लाइए ना, जब तक मेरे को छूट है। सर कौन लाएगा ये तो पार्टी आपकी सत्ता में है। नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपकी है सर। मैं कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, ऐसी चीजें कोई आज विषय नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो हमारी 12 साल से है, ये तो पहले, उससे पहले भी होता रहा है, तो उससे पहले भी नहीं, एक बदलाव तो ला सकते हैं। जैसे पंजाब के अंदर और हरियाणा के अंदर 5 साल के लिए मेयर का चुनाव होता है, तो ये अपने आप ही ये जो स्थिति बनती है हर साल खरीद फरोख्त वाली, तो अपने आप बंद हो जाएगी अगर 5 साल के लिए मेयर चुना जाए। 5 साल के लिए मेयर चुना नहीं जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन की प्रोविजन है मेयर जनरल भी होना चाहिए, मेयर एससी भी होना चाहिए, मेयर लेडी भी होना चाहिए। तो जहाँ पे बड़ी कारपोरेशनें हैं, पंजाब में 12-15 कारपोरेशनें, वो कुछ 1/3 उसके लिए कर देते हैं, 1/3 लेडीज, 1/3 एससी के लिए। यहाँ के लिए कॉर्पोरेशन है। दिल्ली में एक कारपोरेशन थी दिल्ली में जब 3 हुई तो तीनों के लिए एक होगी, फिर 1 हुई तो फिर वही 1 साल का। शिमला ने एक एक्सपेरिमेंट किया, 2.5 साल की एक कारपोरेशन थी, 2.5 साल कर दिया। तो उसके बाद वो किसी ने पिटीशन डाली कि मान लो पहले 2.5 साल जो है जनरल, फिर अगले लेडी, और एससी को अगली टर्म। तो एससी ने कहा कि मेरे को क्या गारंटी है भी अगली बार मैं जीत के आऊँ, तो वो सिस्टम भी नहीं चला, वहां फिर से 1 साल हो गया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की उस प्रोविजन के कारण से है। तो ये जितनी मर्जी हम बातें करते रहे, मैं खुद मेयर रहा हूँ, इस कारण से मुझे पता है कि ये 5 साल होना चाहिए। और ये कुछ ना कुछ जो है संविधान में वैसे उसी तरीके से ये कुछ परिवर्तन करके ही हो सकता है। अभी जो मौजूदा कानून है उसके तहत 5 साल अभी नहीं हो पाएगा, लेकिन ये होना चाहिए। एक सांसद जो है यहाँ कांग्रेस के हैं और सत्तासीन पार्टी भाजपा है, नगर निगम में भी सारे काम एक
आपस में जो है संवाद के जरिए और एक तालमेल से होने चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि क्या हो पा रहे हैं? लोग इसके अंदर कहीं ना कहीं जो है अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। ये तो लोगों को सोचना चाहिए था ना। जी। छोटी स्टेट्स होती हैं जी जितनी भी, चाहे छोटी स्टेट्स हैं चाहे यूनियन टेरिटरी है, जी। वो डायरेक्टली जो है वो सेंटर पे निर्भर करती है। हमारी सारी ग्रांट इन एड जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है। अब लोगों ने 2 बार किरण जी को जिताया जी। बीजेपी की सेंटर में सरकार थी जी। तालमेल से बड़े अच्छे काम हुए, बहुत सारे शहर को प्रोजेक्ट मिले, बड़ी चीजें। आज देख लीजिए आप कितनी बढ़िया ढंग से हमारे यहाँ ई बसेस चल रही हैं। पोल्यूशन पे बहुत चंडीगढ़ में अभी और काम होना चाहिए, ग्रीनरी पे बहुत काम हुआ है, 48% सिटी ग्रीन हो गया है। मैं मुनीश जी से जब उन्होंने लड़े तो उन्होंने बहुत सारे वादे किए। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं अगर मेरी सेंटर में सरकार बनेगी मैं तब करूँगा। ये जरूरी नहीं कि अपोजिशन का कोई सांसद है तो उसके काम नहीं होते। सारे देश में जहां जहां क्या ऐसे बीजेपी की ये परंपरा तो फिर भाजपा ने शुरू करी है ना। आपकी जो विपक्षी पार्टी का सांसद है वहां पे अब काम रोक दिए जाते हैं। 543 कौन से काम रुक गए? आप मुझे एक काम बता दीजिए जो भाजपा ने चंडीगढ़ का रोका। मुद्दे तो वो बहुत सारे उठा रहे हैं। मुद्दे वो उठा रहे हैं जी। जो उन्होंने कहा था, जैसे मान लो मालिकाना हक है जी, गाँव का लाल डोरे की बात जी, टेक्निकल विषय कन्वर्जन है, हाउसिंग बोर्ड का इशू है जी। ये सारे इश्यूज आपने कहा था मैं सॉल्व करवाऊंगा जी। आप कीजिए, बैठिए गृह मंत्रालय के साथ, आप एक क्वेश्चन पूछते हैं। आप ट्विटर खेल रहे हैं, आप एक क्वेश्चन पूछते हैं, उसका पता है कि जो मान लीजिए वो कह रहे हैं कि आप मालिकाना हक दे रहे हैं जी, तो अभी तक नीचे से क्लियरेंस हो गए, फाइल नहीं गई, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसका जवाब होगा अभी नहीं, अभी कोई प्रपोजल नहीं, उनके पास कोई फाइल नहीं जी। आप नीचे बैठिए, गवर्नर साहब के साथ बैठिए। मैं पूछना चाहता हूँ, हम गवर्नर साहब तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जी, आप जाइए उनके साथ बात कीजिए, उनको बोलिए कि मैं जो है वो इसमें आपसे ये चीजों पे चर्चा करना चाहता हूँ, डिटेल बताइए पब्लिक को, एडमिनिस्ट्रेटर को बताइए कि इसका रास्ता ये है। अकेले प्रश्न उठा देने से, उसके ऊपर नेगेटिव रिमार्क्स कर देना, ये सोल्यूशन नहीं है। आप सांसद हैं, हाँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने लोगों से वादा किया ना, आप उसको पूरा कीजिए, उसका तरीका भी आपको खोजना होगा जी। और बीजेपी के तो 543 सांसद तो बीजेपी के नहीं जी, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी काम होता है। लेकिन किरण खेर की आपने अभी बात करी, किरण खेर जी को जो है यहाँ पे मौका दिया शहर की जनता ने, तो कहीं ना कहीं अगर वो त्रस्त थी तो उसी वजह से मनीष तिवारी को जिताया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। चुनाव मैनेजमेंट का खेल है जी। मैं पिछली बार भी आपके पॉडकास्ट पे मैंने शायद एक चीज कही थी जी, ये चुनाव कांग्रेस नहीं जीती है जी, बीजेपी हारी जी। इसमें हमारी कमियां थी जी, हमारी बहुत बड़ी कमियां थी जिसकी वजह से हम चुनाव हारे हैं जी। नहीं तो किरण जी 70,000 से जीती थी जी, किरण जी 48,000 से जीती थी जी। आज भी ये शहर जो है, अब देखिएगा नगर निगम के चुनाव में दिसंबर में बीजेपी फिर से मेजोरिटी में आएगी। मतलब वो कमियां पूरी कर ली आपने? हम कर रहे हैं, लेकिन जहां जहां भी आप, अब मेरे चुनाव, आज की देश में चुनाव एक मैनेजमेंट है जी। अगर हम उस मैनेजमेंट में फेल होते हैं जी, चुनाव किसी लीडर के दम पे नहीं, कार्यकर्ताओं के दम पे लड़ा जाता है, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं पे जी। उसमें कमी रही हमारा बूथ लेवल का कार्यकर्ता नहीं चला जी, हम हारे जी। हमने मैनेजमेंट में कमियां की, हम हारे। संजय टंडन जी भी प्रधान रहे हैं यहाँ पे, और आप भी यहाँ प्रधान रहे हो भाजपा के, तो जो ये मैनेजमेंट की आप बात कर रहे हो, हर तरीके से कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करना और उनको जो है जोश खरोश के साथ उतारना चुनाव में, तो वो कहीं लगता है आपको कि इस टाइम मिसिंग है वो चीज? मैं आपसे एक बात, हमारे यहाँ क्या है, कांग्रेस में होगा व्यक्ति चुनाव लड़ता है जी, बीजेपी में पार्टी चुनाव लड़ती है जी, सारा संगठन चुनाव लड़ता है जी। अब ये एक इंडिविजुअल एक का फेलियर नहीं है जी, ये कलेक्टिव हार है जी। ये सब लोगों को जो कमियां रही, जो हमने अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट करने में नाकामयाब रहे जी, हम शहर के मुद्दे उठाने में नाकामयाब रहे जी, हम चुनाव मैनेजमेंट में नाकामयाब रहे, ये उसकी वजह थी, हम चुनाव हारे। चुनाव तो तभी हुआ जी, जनता हमारे खिलाफ थी, ये नहीं है। हमने जनता की उस नब्ज को, जहां जहां जनता की नाराजगी थी, हम दूर कर सकते थे, हमने नहीं किया, हम फेल हुए जी, इस कारण से हम चुनाव हार गए 2500 वोटों से, कोई बड़ा अंतर नहीं था। तो यही सवाल दोबारा पूछ रहे हैं सर, मैं एक दोबारा पूछ रहा हूँ आपसे कि शहर की सड़कें टूटी पड़ी हैं, शहर बदहाल होया हुआ है, शहर की बहुत बुरे हाल है,
जो 5 लाख का शहर बसा था जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे, उसके बाद शहर वैसा का वैसा ही है, उसके अंदर कोई बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुए। कुछ आपने प्रोजेक्ट गिनाए हैं, तो उस प्रोजेक्टों के अलावा अगर आप देखो तो बहुत बड़ा सुधार शहर के अंदर नहीं हुआ। मैं बताता हूँ आपको जी। अभी पिछले 12 साल में जो हुआ है। जी अभी पीछे मोदी जी आए थे, एक पीजीआई में बड़े उद्घाटन किए उन्होंने। जी मेरे फादर का पिछले महीने जो है वो स्वर्गवास हुआ। जी। उनको आईसीयू में वो 1 महीना 10 दिन रहे। और मुझे जानकर बड़े, जिस दिन हम लेके गए थे, जी। मैं बीजेपी का प्रधान रहा हूँ, मेयर रहा हूँ, लेकिन वहां तो सबके लिए एक ही बराबर कानून। लेकिन मैंने वहां जाके जब देखा तो हमें आईसीयू में शिफ्ट किया गया। जी। तो टोटल 20 बेड हैं मेन आईसीयू पीजीआई। 75 साल से ऊपर हो गए पीजीआई को बने, आज तक किसी ने नहीं सोचा था। अब मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, शायद 140 बेड का आईसीयू पीजीआई में नया उद्घाटन हुआ। जी। मेरी वाइफ की डिलीवरी हुई, पहली डिलीवरी जब मेरा बेटा होना था जी, तो पीजीआई ने 5 दिन उनको सिजेरियन नहीं की, नॉर्मल रखा, लेकिन एक ट्रॉली पे 3 लेडीज लेटी हुई जी। 75 साल से किसी ने नहीं सोचा कि गाय लेबर रूम के वो बड़ा पर। अब वो मदर चाइल्ड केयर का पता नहीं 200 पता नहीं 150 बेड का एक नया उसका उद्घाटन करके गए जी। न्यूरो सेंटर का मदर चाइल्ड केयर का। हाँ, ये डेवलपमेंट है जी। आज आपकी सारी इलेक्ट्रिक बसेस आ रही हैं जी। अपना क्या बोलते हैं उसको, शहर में जैसे मैंने कहा पानी एक सबसे बड़ी व्यवस्था है शहर के। यहाँ 1900 के करीब ग्रीन बेल्ट हैं, आज वो सारी RWA मेंटेन करती है जी। बहुत चीजों को स्ट्रीमलाइन किया। अगर मैं गिराने लगूंगा तो बहुत समय इसमें, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इस वजह से हुआ जी। नंबर 1, हमारे पास नियत भी है और नीति भी है जी। हमें पता है ये काम क्यों करना है और कैसे करना है, ये भी पता है। तो इस कारण से मैं समझता हूँ बहुत चीजें हुई। देश के स्तर पे अगर आप देखो तो आपको नहीं लगता कि जो जेनजी है, जो एक युवा है, वो कहीं ना कहीं नाराज है जो शिक्षा की प्रक्रिया चल रही है, शिक्षा की नीति चल रही है जो, और जो पेपर रोजाना लीक हो रहे हैं और उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं उनमें जबरदस्त आक्रोश है, और वो आक्रोश आपको चंडीगढ़ में भी दिखाई देगा नगर निगम के चुनाव में। नहीं, अगर जेनजी है अपना, आप यंग जनरेशन आज की कह लीजिए जी, अगर ये बीजेपी के प्रति आक्रोशित होता तो आज मोदी जी को इतना भारी समर्थन पूरे देश भर में और स्टेट्स में ना मिलता। बिहार से लेके आप देखिए वेस्ट बंगाल, आप जो अनएक्सपेक्टेड था जी, वहां पे भी एक बड़े बहुमत के साथ सरकार बनी जी। अभी मैं अपने बेटे से जब बात करता हूँ जी, जब हम अपने पिताजी से बात करते थे तो जो फादर ने कह दिया आगे किंतु परंतु नहीं होता था जी। आज उनसे हम कुछ भी बोलते हैं उसका पहला होता है क्यों जी, सवाल उठाते, उसको रीजन चाहिए जी, रीजन चाहिए। हमारे उसमें जो बाप ने कह दिया जी करके। आज इस जनरेशन का एक्सपोजर हमसे ज्यादा है जी। उस वक्त तो कौन होता था, टीचर हो गया, माँ बाप हो गए, या और कुछ रिश्तेदार हो गए जी। आज गूगल का जमाना, वो 1 मिनट में ठा करके आपके सामने 4 चीजें खड़ी कर देते हैं जिनके आपका पास जवाब नहीं होता। दूसरी आप कही कि शिक्षा के विषय, मैं समझता हूँ कि वो होना चाहिए और सरकार ने किया भी है जी। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए जी। मैं इस पे भी दोष कांग्रेस को नहीं, क्योंकि कांग्रेस से लोगों की उम्मीद ही है नहीं। अब बीजेपी को आप कह रहे में तो खड़ा करते हो कि पूरी देश की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी से अपेक्षाएं हैं जी, जी, उनको पता है कि ये व्यक्ति कर सकता है जी जी जी। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो लोगों ने कहा पीओके क्यों नहीं लिया, क्योंकि उनको पता है यही ले सकते हैं जी। तो उस कारण से ये जो अपेक्षाएं बीजेपी से हैं, और अभी जिस प्रकार से अभी जो निर्णय किया गया पेपर लीक के मामले में, यूपीआई का पेपर नहीं लीक होता, सीबीएसई ने अपना इंटरनल सिस्टम बनाया, अभी किया, सजाएं बढ़ाई गई हैं, तो मैं समझता हूँ कि शायद इस पे नकेल अब लगनी चाहिए। दूसरी रही रोजगार की। अब रोजगार 2 तरह के हैं, एक सरकारी रोजगार है, एक प्राइवेट सेक्टर में है जी। सरकारी रोजगार की एक लिमिट है, आप उससे ज्यादा वो एक सरकारी तंत्र को नहीं खड़ा कर सकते जी। और जो प्राइवेट रोजगार है, एंटरप्रेन्योरशिप है, आपने जो स्टार्टअप्स हैं जी, अब देखिए कितने स्टार्टअप, स्पेस में भी स्टार्टअप शुरू कर दिए यूथ ने, वैसा बढ़ रहा है। मैं समझता हूँ कि इनोवेशन के साथ लोगों को, यूथ को गाइड करके जिस प्रकार से सरकार पॉलिसीज लेके आ रही है, बहुत चीजें बढ़ रही हैं जी। लेकिन अगर हम सिर्फ
यही एक्सपेक्ट करें कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, तो उसकी तो एक लिमिट है, उसका तो एक दायरा। लेकिन अगर आप पिछले कुछ सालों में देखें तो सरकारी नौकरियां बढ़ने की बजाय घटी हैं। रेलवे सबसे बड़ा, और आर्मी जो सबसे बड़ा जो हमें नौकरी प्रदाता, डिफेंस सेक्टर वाला जिसे कह सकते हो, तो वहां भी हमने स्कीमें कुछ इस तरह की हैं जिसके प्रति जो है लोगों में रोष रहा है, जैसे अग्निवीर की स्कीम रही है, या रेलवे के अंदर भी नौकरियां बहुत खाली पड़ी हैं लेकिन भरी नहीं जा रही। वजह क्या है, क्या दिक्कतें हैं? शायद सरकार को लगता है कि एक आर्थिक बोझ जो है इन कर्मचारियों का बड़े स्तर पर जो है हमारे ऊपर पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको घटाने की जरूरत है। तो आपको क्या लगता है कि देखिए, आप पिछली टर्म, सेकंड टर्म में देखें जी 10 लाख रोजगार जो है जी उसकी बात कही गई थी जी, और रोजगार मेले भी लगे। चंडीगढ़ में भी 3 बार, 2 बार अनुराग ठाकुर और 1 बार कोई और मंत्री आए थे। नियुक्ति पत्र वहीं स्टेज पे दिए गए जी, जहां जहां भी संभव है। अब रहा, कई चीजें ऐसी हैं, ठीक है, सरकार के ये भी एक वो रहा होगा कि पैसा कहाँ से आना, किस प्रकार से लगना, क्योंकि आज आपने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग डेवलप कर रहे हो। आज देश के जो हाईवेज हैं, देश के जो फ्लाईओवर्स हैं, देश के जो अंडरपासेस हैं जी, उनको आप देखिए, आज वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में हैं। आप इतना, पहले हम दिल्ली जाते होते थे जी 6-6 घंटे, 7-7 घंटे, दिल्ली टूटी रोड, सिंगल लेन रोड होती थी जी, और बिल्कुल थक हार के दिल्ली आना और जाना हो तो बस हो। अब आप 4 घंटे में दिल्ली चले जाते हो। एयरपोर्ट जाने के लिए आपको अंडरग्राउंड इतना बढ़िया जो है वो सारे पूरे देश भर में जाल है। पंजाब में सड़कें देख लीजिए आप, पूरे देश भर में आप एयरपोर्ट्स देख लीजिए, आप IITs देख लीजिए, IIM देख लीजिए। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक मेडिकल कॉलेज होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज होगा, नर्सिंग कॉलेज होगा। ये सब चीजें जो है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार हर चीज, आज डिफेंस के उसमें हम बड़े एक एक्सपोर्टर बनने जा रहे हैं जी। आज हमारे जो ऑपरेशन संदूर के बाद हमने अपने आप को प्रूव, एक डिफेंस पावर के रूप में एक प्रूव किया अपने आप को। हर क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में भी हम दुनिया की जो है 7वें स्थान से जो है आज चौथे पे हो गया और जल्दी हम जो है 3रे स्थान पे आने वाले। बहुत सारी चीजें हैं जी, जेनजी समझता है जी, क्योंकि वो उसका एक्सपोजर है, उसको सब चीजें। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है कि ये जो दिल्ली में हुआ, ये जो कांग्रेस पार्टी ने लोग कि प्रदर्शन किया, एक हाई लेवल कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, वो तय करेगी सब चीजें क्या होनी, किसके खिलाफ क्या एक्शन जी। आप धरने पे बैठ गए हो आके थाने में कि पुलिस के खिलाफ, वो तो मामला सब जुडाइज है, इररिस्पॉन्सिबल। लेकिन आप जो बता रहे हो कि काम बहुत हुए हैं, अगर काम हुआ है तो आप काम के दम के ऊपर वोट मांगो ना। आपको क्यों जरूरत पड़ती है कि विपक्ष वाला कोई अगर आवाज उठा रहा है? अब ये आज जयपुर के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी के एक प्रतिनिधि के ऊपर जो है हमला हुआ, तो अगर वो वहां पे दिखाना चाहते हैं कोई चीज स्कूल के अंदर जाके कि व्यवस्थाओं में गड़बड़ है, तो उनको दिखाने दीजिए, आप अपना दावा करिए कि हमने काम किया है। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है कि आप जोर जबरदस्ती से एक चीज को जो है दबाने की कोशिश कर? मुझे साजिद जी, कोई जयपुर में क्या हुआ मेरी नॉलेज में नहीं है जी। मान लीजिए जयपुर जैसे शहर में एक छोटी सी घटना हुई है जी, तो क्या उससे पूरे देश का आकलन हो जाएगा कि मुझे जोर जबरदस्ती? नहीं, ट्रोलिंग पार्टी जो है बीजेपी की, वो एक बड़ा अलग तरीके से प्रचार प्रसार करती है और अटैक करती है जो भी उनके खिलाफ बोलता है। बीजेपी का एक जो है वर्कर जो है जी, उसमें से एक कोई छोटे लेवल का वर्कर या 4 वर्कर को गलती करते हैं जी, वो बीजेपी की नीति नहीं। बीजेपी की नीति वो है जो बीजेपी की लीडरशिप जो व्यवहार करती है जी, जिस प्रकार के देश के प्रधानमंत्री जी व्यवहार करते हैं, जिस प्रकार देश के मंत्री व्यवहार करते हैं, जिस प्रकार देश के बीजेपी के MP MLA मेयर व्यवहार करते हैं, वो बीजेपी है जी। तो मैं एक आधे अपवाद को अगर आप छोड़ दें तो नॉर्मली जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, पारदर्शिता, ईमानदारी के साथ काम हो रहा है इस देश में। जवाबदेही की अगर बात करें, आप ही ने एक पिछले हमारे साथ पॉडकास्ट इंटरव्यू में सवाल उठाया था, वो सवाल उठाया था अनिल मसीह वाले प्रकरण को लेके। अनिल मसीह के प्रकरण में आज तक कोई जवाबदेही तय नहीं हुई है, कोई कार्रवाई उस शख्स के ऊपर नहीं हुई है, तो जहां वो स्थितियां थी वहीं की वहीं है। मैंने तो एक विषय आपके सामने रख दिया था, मैंने पार्टी प्लेटफॉर्म पे भी रख दिया था जी, जो भी होगा ये पार्टी का निर्णय है, कैसे होना क्या नहीं होना। मामला तब भी सब जुडाइज जी। इस पे मैं समझता हूँ कि शायद इस कारण से कई चीजें ऐसी हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आता है अभी तक वो पेंडिंग है जी। लेकिन पार्टी स्तर पे आपको नहीं लगता कि पहले कार्रवाई पार्टी स्तर पे हो जानी चाहिए? मैंने अपनी बात पार्टी स्तर पे भी कह दी थी जी, और मैंने यहाँ पे भी ये बात खुलेआम, क्योंकि जनता के बीच में ये विषय चला गया, मैंने कह दिया था जी
मामला सब जुड़ा है, लेकिन ये इससे बहुत बड़ा नुकसान पार्टी को हुआ है जी। इसकी जो है वो ठीक प्रकार से जो है वो इंटरनल इंट्रोस्पेक्शन होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि इस जो पिछले प्रकरण कुछ इस तरह के हुए हैं और भाजपा के ऊपर इस तरह के आरोप लगे हैं, वो नगर निगम चुनाव में कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान पहुंचाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। भाजपा के ने जो काम किए हैं हम जी। उनके दम पे लड़ेंगे ना जी। चुनाव। हमने जो जिस प्रकार से लोगों के बीच में हमने जो डेवलपमेंट के काम किए हैं हम उनके दम पे लड़ेंगे। हमारा कार्यकर्ता जाएगा, हम अच्छी मैनेजमेंट करेंगे। जी। और जो आज मैं एक सबसे बड़ी बात और आप कह लीजिए, आज आप जी। मेरे से लिखवा लीजिए, भारतीय जनता पार्टी जो है जी। अगर कोई जो हमने पिछली लोकसभा में की इस प्रकार की गलतियां नहीं करती है तो हम बहुत बड़े भारी बहुमत के साथ जो है नगर निगम चुनाव जीतने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का एक भी काउंसलर इस स्थिति में नहीं है कि वो दोबारा से चुनाव लड़के आ सके, जीत के आ सके। जी। 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 उन्होंने जिस प्रकार से व्यवहार किया है सदन के अंदर और अपने अपने वार्डों में, जी। वो लोग देख रहे हैं। जी। और लोगों को ये ध्यान में है कि ये कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितनी इनोवेशन, कितनी कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल प्ले कर रहे हैं। जी। भ्रष्टाचार की एक बार फिर बात करते हैं। जो नगर निगम के अंदर भ्रष्टाचार व्याप्त है वो लगातार सुर्खियों में रहता है और कोई ना कोई तरीका जो है, जैसे ठेकेदार भी जो काम लेते हैं उनको ना तो ब्लैकलिस्ट किया जाता है, यही हाल प्रशासन के अंदर, यही हाल नगर निगम के अंदर है। तो वेंडरों का मामला है, वेंडरों से जो है वसूली के भी कई प्रकरण सामने आए और ये उसके ऊपर भी कोई जांच नहीं हुई। तो ये कौन लोग हैं और कौन किसके कहने से होता है ये सर? वही बात द्वारा कि जो खरीद फरोख्त है, खरीद फरोख्त के अंदर भी ऐसे आरोप लग रहे हैं कि 2-2 करोड़ रुपए से लेके 5-5 करोड़ में पार्षद बिकते हैं। नहीं, मुझे तो खरीद फरोख्त का तो मैं तो नहीं जानता हूँ। मैं जितनी बार भी बहुत सारे काउंसलर्स को मैंने बीजेपी ज्वाइन कराई है जी। मैं आपके चैनल पे दावे के साथ कह सकता हूँ कभी भी किसी व्यक्ति को एक पैसा तो दूर, कभी पानी का गिलास भी ऑफर नहीं किया गया। और दूसरी चीज आपने जो करप्शन की बात कही है करप्शन मैं क्या बताऊँ, ये करप्शन इस देश की जड़ों में बैठ गई है। जी। लेकिन इसको धीरे धीरे जब हम ये मैं ऑफिसर्स की तो हम एक बात ही ध्यान में आते हैं, हम अगर हम लोग भी अपने आप को सोचे अपने आप के लिए, जो जहां पे बैठा है जी, जिसको जहां मौका मिल रहा है जी, वो बिना देश की सोचे, बिना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिना अपने जो उसके कर्तव्य हों उनको निर्वाह किए, जिसको जहां से मौका मिल रहा है वो लूट रहा है। ये तो गलत है। कल ऑफिसर तो कर ही रहे हैं जी। आज जुडिशरी में करप्शन जी। है, आज आर्मी में करप्शन है जी। आज अपना बस का कंडक्टर भी 40 रुपए की टिकट का वो पैसा वो कर रहा है जी। और मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी बहुत बड़ा घपला कर रहा है। आज मिलावट इतनी बड़ी बढ़ गई है। तो ये सब चीजें हैं। तो मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि भाजपा भी जो भ्रष्टाचार पूरे देश भर के अंदर पहले जिस तरीके से था वो आज भी उसी तरह व्यापक है? नहीं, ऐसा नहीं है जी। देखिए, एक तो सबसे पहले होती है जो कड़े से कड़े कानून बनाने की। जी। उसमें भाजपा ने पूरी जितने भी जो भी ऐसे बेकार के कानून थे उनको रद्द भी किया। जो नए थे, नया एविडेंस एक्ट, नया इंडियन पीनल कोड, वो सारी चीजें आई हैं जी। भी नए सिरे से। क्योंकि बेसिकली पहले दंड से हत्या थी, अब न्याय से हत्या है। जी। कि दंड देना पर्पज नहीं है, न्याय करना पर्पज। अब जैसे मैंने कहा कि करप्शन जो है, अब मोदी जी हैं, हमारे अपोजिशन के लोग भी एक उंगली कहने को आप जो मर्जी कहते हैं, लेकिन आज देश की जनता को पता है कि पिछले 12 साल से किसी एक मंत्री पर भी क्या करप्शन का एक पैसे का चार्ज लगा क्या? नहीं है। पारदर्शिता की गवर्नमेंट है जी। तो मैं समझता हूँ कि आपका व्यवहार से ही बदलता है। लेकिन व्यक्ति इसमें करप्शन तभी खत्म होगी जो काम आरएसएस कर रहा है कि व्यक्ति निर्माण। जी। आरएसएस ने 100 साल में जो एक इतनी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, इतने अपने कार्यकर्ताओं को और ऑर्गेनाइजेशनों में भेजा, खड़ा किया, इतने समाज के कार्य कर रहे हैं जी। उसमें पीछे उनकी जो एक कार्य पद्धति है वो है व्यक्ति निर्माण। जी। कि अरुण सूद चोरी ना करे जी, अरुण सूद झूठ ना बोले जी, अरुण सूद सबसे के साथ अच्छा व्यवहार करे, अरुण सूद अपनी समाज के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, अरुण सूद देश के प्रति अपने हकों के लिए लड़े तो कर्तव्यों के लिए भी उसका पालन करे जी। तो ये है व्यक्ति निर्माण। जब हमारा चरित्र निर्माण होगा जी तो तभी हम जो है ये सब चीजों से दूर होंगे। नहीं तो अदरवाइज कानून तो पूरे, क्या आपको नहीं लगता कि पूरे अमेरिका में कितना क्राइम है?
लेकिन विपक्ष बार बार एक आरोप जो लगाता है वो कहता है कि अपने आप को ईमानदार बताने वाली पार्टी, अपने आप को जो है बिल्कुल पारदर्शी बताने वाली पार्टी के राज में अगर मंदिरों के अंदर ही चंदा चोरी होने लग जाए या इस तरह के प्रकरण होने लगे, भ्रष्टाचार के मामले सामने आने लगे, तो फिर ईमानदारी कहाँ रह गई? ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जी। मैं राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा रहा हूँ जी। 6 दिसंबर को जब कार सेवा हुई जी। तो लगभग 4 घंटे 46 मिनट वो कार सेवा चली। 4 से घंटे 46 मिनट में उस बिल्डिंग में था जब तक उसका आखिरी गुंबद नहीं गिरा। जी। मैंने अपना उस वक्त भी हम बड़े वापसी पे आते हुए हम पे कई हमले हुए, शिला पूजन से लेके पूरी कार सेवा तक मैं उससे जुड़ा रहा हूँ और भावनाएं जुड़ी, भावनाएं आहत भी हुई है, लेकिन उसके लिए कोई पार्टी जिम्मेवार नहीं है, कुछ व्यक्ति जिम्मेवार हैं जिनके खिलाफ एक्शन लिया गया और अभी भी एक जांच कमेटी बनी है जो ये तय करे कि ये वहाँ पैसा कोई महत्वपूर्ण नहीं है, वहाँ फीलिंग महत्वपूर्ण है कि लोगों का अरे राम मंदिर में ऐसा कर दिया जी। तो ये एक चीज ऐसे आप हर चीज को राजनीतिक इशू बनाना ये भी ठीक नहीं जी। और जो लोग करप्शन करते रहे, आज जो मुलायम सिंह ने क्या किया, लालू यादव चारा घोटाले में अंदर गए थे, आज वही लोग सोनिया गांधी और अपना राहुल गांधी तो बेल पे हैं जी। तो मैं समझता हूँ कि वो किसी के पत्थर फेंके जिनका खुद का घर शीशे का। एक धरना प्रदर्शन के ऊपर और विरोध के ऊपर आपने आपत्ति जताई कि क्या तरीका है ये विरोध करने का, कॉकरोच जनता पार्टी का भी विरोध हुआ और भी विरोध हुए, तो भाजपा किस तरह से विरोध करती थी पहले? नहीं, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ विरोध होना चाहिए, डेमोक्रेटिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जी, विरोध कीजिए जी। लेकिन आप पत्थर बरसाएंगे, पुलिस के लोग इंजर्ड हुए जी, एक लेडी की जो है वो प्रेगनेंसी वो गिरी, आपको ध्यान में है ना? जी जी जी। तो ये क्या वो उसके मानवीय हक नहीं है क्या जी? एक को किसी को पिलट के वो लग गए पिलट्स जी, वो उसके मानव अधिकारों का हनन हुआ, लेकिन इसका बच्चा गिर गया, उसका क्या होगा? मैं समझता हूँ कि ये विरोध बिल्कुल ढंग से उसमें होना चाहिए। अगर आप किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो किसी और, तो आपको अपना कैडर को इस तरीके से मोबिलाइज करना चाहिए और उसका ख्याल रखना चाहिए कि कोई अनलॉफुल जो है वो घटना ना हो जी, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जी। श्री राम का मंदिर बना अयोध्या के अंदर और लोगों ने भरपूर समर्थन दिया भाजपा को, ठीक है सर, लेकिन आपको नहीं लगता कि इसी तरह का समर्थन जो है कॉकरोच जनता पार्टी को जो है लोगों ने दिया और एक युवा जो है उस प्रदर्शन के फेवर में उतरे और लोग उनके समर्थन में उतरे? नहीं, नीट के मामले में तो सब लोग, अब उसमें कोई पार्टी लेवल पे नहीं था जी, उसमें तो हर जो यूथ था जी, उन लोगों का लगा कि ये मुद्दा है जी, लेकिन आज सरकार ने वो रिजॉल्व भी किया। एक बड़ी धर्मेंद्र प्रधान मेरे मित्र हैं, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इकट्ठे रहे जी, वो एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं जी, उनका किसी प्रकार से कोई इन्वॉल्वमेंट या कोई किसी प्रकार से उनकी तरफ से अनगैली या कुछ ऐसा नहीं था। एक जिद थी, सरकार ने कहा ठीक है अगर आपकी भावना है तो हम उनसे रिजाइन हुआ जी, लेकिन मेन था मुद्दा सॉल्व होना। आज मुद्दा सॉल्व हुआ, सजा बढ़ी है, जुर्माना बढ़ा है जी, आप उसकी किस प्रकार से उनका इंटरनल सिस्टम डेवलप किया जाए, किस प्रकार से क्या क्या हो, इतने बड़े आप उनका मजाक उड़ाते हो जो भी उसमें एक गौमूत्र विशेषज्ञ है, आप उनको काम तो करने दीजिए जी। क्या है गौमूत्र विशेषज्ञ, आज गौ माता से सबकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, तो अगर मान लीजिए कोई गौमूत्र विशेषज्ञ भी है तो व्यक्ति नहीं है, उसके पास ज्ञान नहीं है जी, आज गौमूत्र का विशेषज्ञ होना ज्ञान पड़ता है जी। अगर हमारे पुराने ग्रंथों में जाएं तो गाय जो है इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है जी, पुराने भारत के जी, और आज भी है जी, किसान गांव सब उसी पे निर्भर है जी, हमारी इकोनॉमी उसी पे चलती थी, आपको समझ ही नहीं जी। लेकिन जो मुद्दे सर सामने आ रहे हैं, अब जैसे E20 का मुद्दा है, सरकार खुद अब E10 के ऊपर बात कर रही है कि हाँ E10, और खुद मान भी रही है कि हाँ इससे गाड़ियों को नुकसान हुआ है। नहीं, सरकार ने तो ये वक्तव्य दिया गया लोकसभा में। नहीं, कभी भी ये चीज का वो क्या है जी, E20 वाला जो मुद्दा था कि आप पेट्रोल और इथेनॉल को जो कर रहे हैं, ये हमारे देश में नहीं हो रहा, सब जगह हो रहा है जी, सब जगह हो रहा है जी, और लेकिन वो तैयारी के साथ हो रहा है ना सर। सारी कंपनियों में जी, ये बात आई है कि कोई किसी प्रकार से ऐसी शिकायत नहीं आई जी। नितिन गडकरी ने आज झारखंड के अंदर एक मामला सामने आया, उसमें गाड़ी बदलने को बोला है उपभोक्ता फोरम में जी, कहीं पे कुछ भी होता है, नॉर्मल पेट्रोल की गाड़ी आप चलाते हो जी,
क्या उसमें पेट्रोल में कचरा आ गया, कुछ आ गया, उसमें गड़बड़ नहीं हो सकती है? जी हो सकती है, टेक्निकल फॉल्ट आ सकता है। जी। फिर ये प्रश्न खड़ा किया कि इथेनॉल भी उतरेगा, पेट्रोल भी उतरेगा। तो पेट्रोल के जो प्राइसेस हैं वो टोटली अनस्टेबल रहते हैं। जी। फिर उनका प्रॉफिटेबल क्या? जब पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ते हैं तो जी। तब इथेनॉल जब मिक्स करते हैं तो वो उसको कंट्रोल करते हैं। जी तो उस कारण से मैं समझता हूँ कि हर चीज की आप विरोध करके एक गलत परसेप्शन बनाओगे। और ये सरकार ओपन माइंडेड है। जी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, ये तो डर गए जी, ये तो झुक गए जी, ये ऐसी बातें बचकानी है। अगर लोगों का आम एक भावना थी, वो हर्ट थे। जी। अगर किसी के इस्तीफे से किसी को थोड़ा आप कह लीजिए रिलैक्स फील होता है, सेटिस्फाइड फील होता है, तो ऐसी कई कुर्सियों को धर्मेंद्र प्रधान लात मार दें। नहीं, मैं एक बात और लोगों के एंगल से जानना चाहता हूँ, वो ये जानना चाहता हूँ कि भाजपा जहां जहां सत्ता में नहीं, जिस राज्य में, क्या वहां पे वो विरोध का तरीका गांधीवादी तरीके से काम करेगी? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ गांधीवादी तरीका बिल्कुल, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप धरने पे दे सकते हैं, आप हड़ताल पे बैठिए, आप नारे लगाइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन आप पुलिस पे अगर आप अटैक करेंगे, आप बैरिकेड तोड़ेंगे, आप सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, आप बसें साड़ेंगे, तो ये कानून इजाजत नहीं देता। भाजपा नहीं, ये कानून नहीं इजाजत देता कि जिस प्रकार से आप लोग इस तरीके से करेंगे। अभी यही सेम चीज है। लेकिन आपने जो अयोध्या के राम मंदिर की बात करी सर, बाबरी मस्जिद की बात करी, तो वो कानून सम्मत था उस हिसाब से? बिल्कुल कानून सम्मत था जी। मेरे को जब मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ ने जो मुझे पहला सबक पढ़ाया होगा, या किसी भी हिंदू को, कि राम अयोध्या में पैदा हुए थे। जी। ये आपके मन की मान्यता है कि नहीं है? बिल्कुल मान्यता है जी। सन 1526 में जब इसको मीर बाकी ने 1528 में इसको तोड़ा, आपको ये इतिहास नहीं पता जी। 84 लड़ाइयां लड़ी गई, 4 लाख हिंदुओं की कुर्बानियां हुई, 10,000 हिंदुओं का जत्था लेकर 2 बार गुरु गोविंद सिंह जी ने अटैक किया जी। इतनी भावनाएं उससे जुड़ी हुई थी। और आप वहां पे कोई नमाज नहीं अदा कर रहे कई सालों से जी। और जहां नमाज नहीं अदा होती वो मस्जिद नहीं होती जी। आप कहीं, आपका कोई क्लेम नहीं है, वहां राम मंदिर की मूर्ति विद्यमान है, कहीं ना कहीं तो भावनाएं जो होती हैं वो किसी दिन एक बड़ा वंडर बनती है। जी। ये कोई कानून तोड़ने वाली बात नहीं थी जी। और अपना क्या बोलते हैं, लोगों की जो वो सदियों से जो एक अंदर दर्द छिपा हुआ था जी। अब मैं कमजोर था तो आपने मेरा घर छीन लिया, तो कल को मैं ताकतवर बनूंगा, समाज में अपना क्या बोलते हैं उसको, वो न्याय का राज आएगा, तो मुझे मेरा घर वापस हक लेने का है कि नहीं है? जी 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 जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। जी जी जी। किसी उस वक्त जिनको ऊपर वो केसेस भी बने थे, FIR दर्ज हुई थी, FIR बाद में जो हुआ लोगों को मुक्त किया गया। लेकिन दबाव बना के जो एक टैक्टिस बीजेपी ने अपना रखी है, ऐसा विपक्ष का आरोप है कि ईडी भेज दो, CBI भेज दो, या और एजेंसियों को जो है पीछे लगा दो और उनके ऊपर दबाव बना के उनको जो है अपनी पार्टी में शामिल कर लो। अब बहुत सारे भ्रष्टाचारी जो है बीजेपी के अंदर शामिल है फिलहाल, ऐसा विपक्ष लगातार बोलता है। किसी भी मुख्यमंत्रियों के कईयों के नाम ले लो आप, वो आपकी पार्टी में आ जाए, लेकिन आज वो ठीक है, पहले आप खुद सवाल उठाते रहे हो। नहीं, मेरा सबसे पहले तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस पे जाइए जी। क्या कांग्रेस पार्टी ने 3 जजेस की सीनियरिटी को साइडलाइन करके सुप्रीम कोर्ट के AN राय को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया था? इमरजेंसी लगाई थी जी। सारे अपने प्रधानमंत्री को जो है वो कानून के दायरे से बाहर किया था, प्रधानमंत्री की कुर्सी। जी। क्या था ये? अपने इलेक्शन कमीशन को भी एक जो है वो खिलौना बना रखा था। जी। सब चीजें आज यही जो EVM है आप लेके आए थे, इलेक्शन कमीशन कहता है आप इसमें खराबी ढूंढ दीजिए, इसको हैक करके दिखाइए। आप जाते नहीं हो वहां, आप चुनाव हारते हो, आप पंजाब में चुनाव जीतते हो, आप हिमाचल में चुनाव जीतते हो, कोई EVM सही हो जाती है। तो ये तो आप इंस्टीट्यूशनों को खुद आप बिना वजह के वो कर रहे हो। आप देश के संविधान को भी जहां आपको जरूरत है उस तरफ मोड़ते हो, लेकिन जहां देश का संविधान आपके ऊपर कोई शिकंजा कसता है तो आप उसको मानते नहीं हो। तो मेरा ये सिर्फ कहना है, एक तो ये चीज है जी कि इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते हैं जी,
इंस्टीट्यूशंस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ना उन पर भरोसा रखना चाहिए जी और इनका दुरुपयोग आप करते रहो, इस कारण से आपकी सोच वैसी है। जी इस वजह से वो है। दूसरा आपने कहा कि डरा धमका के ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम्म। आज भी इस देश में डेमोक्रेसी है, जी आज भी जो है सबको पूरी आजादी है। अब मुझे एक बात बता दीजिए, एक तरफ तो मैंने पहले मुद्दा उठाया, आज आज का जो ज्वलंत मुद्दा है, जी सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है जो सारा डिसीजन करेगी, सारे उस केस को, दिल्ली प्रदर्शन को वो देखेगी। आप थाने में जाके बैठे हो, पुलिस अपने खिलाफ केस दर्ज करे, एक क्या बचकानापन है। सिर्फ और सिर्फ आप एक सस्ती पॉपुलैरिटी के लिए, सस्ती लोकप्रियता के लिए ये सब कर रहे हैं जी और आपको लगता है कि शायद हम जो जेंजी है उनको जीतने में, उनको मूर्ख बनाने में सफल होंगे, पर ये नहीं होगा। वो लोग हमसे ज्यादा जागरूक हैं जी वो लोग हमसे ज्यादा समझते हैं, तो वो इस उसमें नहीं आने वाले जी क्योंकि आपने आज तक अपने आप को प्रूव ही नहीं किया। आपको सिर्फ आपके अंदर एक दर्द है कि मैं प्रधानमंत्री क्यों नहीं हूं, मेरा तो मेरे मेरे वंश में है प्रधानमंत्री होना, और एक चाय वाला प्रधानमंत्री क्यों। तो ये दर्द जो है वो कहीं ना कहीं कभी छलक के निकलता है और जनता इस चीज को समझती है, इसीलिए चुनाव हारते रहे, हारते रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के पूर्व चंडीगढ़ अध्यक्ष अरुण सूद और पूर्व मेयर भी रहे हैं ये, और पार्टी में आज इनका एक विशेष स्थान है। ये बड़ी बेबाकी से और बड़े तरीके से, साफ गोई से अपनी बात को जो है सामने रखते हैं, ना केवल जनता के बीच बल्कि अपनी पार्टी के सामने भी बहुत चीजों को जो है स्पष्ट तरीके से बोलते हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से देश की राजनीति चल रही है वो कहीं ना कहीं एक विकास की बयार दिखाई दे रही है, और विपक्ष जो है इस सारे विकास से झुंझलाया हुआ है और उसी को लेके कहीं ना कहीं एक ऐसा ताना बाना बुनता है जो ताना बाना लोगों को भड़काने की दिशा में काम करता है। चाहे वो जेनजी की बात हो, युवाओं की बात हो, और रोजगार की बात हो, या उनकी शिक्षा की बात हो, उनको गलत दिशा में और सकारात्मक दिशा की बजाय नकारात्मक राजनीति के ऊपर जो है काम कर रहा है और उनको भरमा रहा है, ताकि जो है देश में एक ऐसी विवाद की स्थिति पैदा हो सके कि देश दुनिया में जो है भारत का नाम जो है बदनाम हो। इस तरह की स्थितियां पैदा की जा रही हैं। तो नगर निगम के चुनाव को लेकर इनका कहना है कि भाजपा ने चंडीगढ़ के अंदर बहुत बढ़िया काम करा है और आगे आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं वो दिखाई देगा कि किस तरीके से पार्टी की नीतियों के ऊपर लोग मोहर लगाएंगे। युवा भी जो है बढ़ चढ़ के जो है पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कुछ कमियां जरूर गिनाई है कि वो कमियां जो रही हैं, जैसे सांसद के चुनाव हारा था भाजपा ने यहां से, तो उस चुनाव में कुछ कमियां रही, उन कमियों को लगातार भाजपा दूर कर रही है। उनका कहना है कि ये चुनाव कांग्रेस नहीं जीती बल्कि भाजपा खुद चुनाव हारी है, क्योंकि माइक्रो मैनेजमेंट या मैनेजमेंट बूथ स्तर पे या पार्टी के स्तर पे नहीं कर पाई। साजिद शर्मा, कैमरामैन अजीत कौशल के साथ अर्थ प्रकाश के लिए।